तो चलिए सीधे इस रहस्य में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधे अप्रैल 2026 के एक बेहद डरावनी मंजर में चलेंगे। जरा कल्पना कीजिए, एक शानदार लग्जरी क्रूज जहाज जो अंटार्कटिका की ओर अपनी यात्रा पर निकला है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, छुट्टियां शानदार चल रही थीं, लेकिन तभी अचानक ये खूबसूरत सफर एक भयानक दुस्वप्न में बदल जाता है। जहाज पर एक ऐसा अदृश्य और जानलेवा खतरा मंडराने लगता है जिसने सचमुच पूरी दुनिया को खौफ में डाल दिया था। अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। 1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना से करीब 150 यात्रियों के साथ ये जहाज निकलता है। शुरुआत एकदम नॉर्मल थी, लेकिन फिर आता है 11 अप्रैल, जब अचानक एक 70 साल के डच यात्री की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। फिर 26 अप्रैल को उस मृत यात्री की पत्नी, जो जहाज से उतर चुकी थी, अचानक एयरपोर्ट पर कोलैप्स कर जाती है और उसकी भी मौत हो जाती है। और फिर 2 मई, जहाज पर ही एक और मौत। समुद्र के बीचों बीच फंसे इस घोस्ट शिप पर एक एक करके लोग अपनी जान गंवा रहे थे, और किसी को, मतलब लिटरली किसी को नहीं पता था कि आखिर क्यों। लेकिन 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के टेस्ट के बाद जो डायग्नोसिस सामने आया, उसने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए। ये कोई आम बीमारी नहीं थी, ये था हंता वायरस, एक ऐसा खतरनाक पैथोजन जिसकी आज तक ना कोई वैक्सीन बनी है और ना ही कोई इलाज मौजूद है, बिल्कुल शून्य। अब सबसे बड़ा रहस्य तो ये था कि समुद्र के बीचों बीच एक लग्जरी क्रूज पर यह लाइलाज बीमारी आखिर पहुंची कैसे? 50%। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये इस वायरस का मोर्टेलिटी रेट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हंता वायरस से संक्रमित होने वाले इंसानों में से आधों की मौत हो सकती है। ये नंबर इस पूरी सिचुएशन की गंभीरता को बताता है, और शायद यही वजह थी कि दुनिया भर की सरकारें इस जहाज को अपने बंदरगाहों पर रुकने तक नहीं देना चाहती थीं। तो हमारा पहला भाग है हंता वायरस की सच्चाई, एक 70 साल पुराना खामोश कातिल। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बला है क्या? तो सुनिए, ये वायरस कोई नया खतरा नहीं है। हंता वायरस असल में कोई एक सिंगल वायरस भी नहीं है, बल्कि ये वायरसों का एक पूरा परिवार है, और इसका सीधा कनेक्शन चूहों से है। अलग अलग प्रजाति के चूहे अलग अलग प्रकार के हंता वायरस कैरी करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 सालों से विज्ञान को इसके बारे में पता है, लेकिन आज भी मॉडर्न मेडिसिन के पास इसका कोई FDA या WHO अप्रूव्ड इलाज नहीं है। अगर कोई संक्रमित होता है तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, लेकिन असली लड़ाई इंसान के अपने इम्यून सिस्टम को ही लड़नी पड़ती है। और ये वायरस इंसान के शरीर पर 2 बहुत ही खौफनाक तरीकों से हमला करता है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि संक्रमण दुनिया के किस हिस्से में हुआ है। एशिया और यूरोप में ये HFRS के रूप में सामने आता है, जिससे शरीर के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और किडनी फेल हो जाती है। वहीं अमेरिका में ये HPS का रूप लेता है, और सच कहूं तो ये और भी ज्यादा डरावना है, क्योंकि इसमें इंसान के फेफड़ों में पानी भर जाता है और लिटरली दम घुटने से मौत हो जाती है। अब आते हैं भाग 2 पर, आउटब्रेक का इतिहास और इस वायरस के सुराग। इस क्रूज जहाज वाली गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें ये पजल जोड़नी होगी, और इसके लिए इतिहास में दबे कुछ सुरागों को देखना होगा। 1950s के दशक में कोरियन वॉर के दौरान 3000 से ज्यादा अमेरिकन सैनिक अचानक बीमार पड़ गए। उन्हें उल्टियां हुई और उनकी किडनी फेल होने लगी। कई सालों तक एक बहुत बड़ा रहस्य बना रहा, क्या ये कोई बायोलॉजिकल वेपन था? बिल्कुल नहीं। करीब 30 साल बाद साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वांग ली ने इस मिस्ट्री को सॉल्व किया और पाया कि हंतान नदी के पास पाए जाने वाले चूहों ने इस बीमारी को फैलाया था। और फिर 1993 में अमेरिका की नावाहो जनजाति के बीच एक रहस्यमयी बीमारी फैली, जिसमें 75% युवा और बिल्कुल स्वस्थ लोग मारे गए। वैज्ञानिक एकदम परेशान थे। तब आदिवासियों के सदियों पुराने ज्ञान ने मॉडर्न साइंस की मदद की। उन्होंने बताया कि एल नीनो मौसम पैटर्न के कारण हुई भारी बारिश से पाइन नट्स यानी चिलगोजे की बम्पर पैदावार हुई, जिसे खाकर चूहों की आबादी में जबरदस्त विस्फोट हुआ। जितने ज्यादा चूहे उतना ज्यादा वायरस। ये पूरा एक इकोलॉजिकल डोमिनो इफेक्ट था। एक लंबे समय तक यही माना जाता था कि ये वायरस भारत में तो है ही नहीं, लेकिन वेलोर में 2005 से 2008 के बीच हुई एक क्रिटिकल स्टडी ने सब कुछ बदल दिया। इस स्टडी ने साबित किया कि सामान्य आबादी में से भी लगभग 4% लोगों में इसके एंटीबॉडीज मौजूद थे, और जो लोग चूहों के आसपास काम करते थे, जैसे गोदाम के वर्कर या इरुला जनजाति के चूहे पकड़ने वाले लोग, उनमें तो ये एक्सपोजर बहुत ही ज्यादा था। इसने साबित कर दिया कि ये वायरस बिल्कुल खामोशी से हमारे बीच मौजूद है। हमारा तीसरा भाग है ह्यूमन ट्रांसमिशन का ट्विस्ट और कैसे अर्जेंटीना में विज्ञान का एक बड़ा नियम टूट गया।
विज्ञान के स्थापित नियम कैसे टूटते हैं, ये 1996 में दक्षिणी अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने हमें दिखा दिया। वहां जो स्ट्रेन मिला उसे एंडीज वायरस नाम दिया गया। पूरी दुनिया के वैज्ञानिक यही मानते थे कि हंता वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में आता है, लेकिन पूरे हंता वायरस परिवार में सिर्फ एंडीज ही एक ऐसा स्ट्रेन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकता है। अच्छी बात यह है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके लिए बहुत नज़दीकी और लंबे समय तक फिजिकल कांटेक्ट की ज़रूरत होती है, जैसे बिस्तर शेयर करना या बीमार की देखभाल करना। हालांकि इसमें एक डराने वाली बात यह थी कि कुछ संक्रमित लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह भी काम कर सकते थे। और यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, ट्रांसमिशन विंडो। ये वायरस इंसान से इंसान में तभी फैल सकता है जब कोई व्यक्ति बीमारी के बिल्कुल शुरुआती चरण में हो, और वो भी सिर्फ एक दिन के लिए। हाँ, सिर्फ 24 घंटे। ये एक दिन की छोटी सी विंडो ही वो गेम चेंजर है जो हमारे क्रूज शिप के उस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा देगी। तो चलिए अब सब कुछ जोड़कर उस घोस्ट शिप वाले रहस्य पर वापस चलते हैं। मार्च 2026 में जो डच कपल सबसे पहले मारा गया, वो उशवाया में एक ऐसे लैंडफिल में गया था जहां बहुत सारे चूहे थे। वहां से उन्हें ये एंडी स्ट्रेन मिला। अब सोचिए, अगर वे जहाज पर 2 दिन बाद आते तो शायद कोई और बीमार नहीं पड़ता, लेकिन वो ठीक उसी एक दिन की विंडो के दौरान जहाज पर सवार हो गए। बस इसी वजह से ये एंडी स्ट्रेन बाकी यात्रियों में फैल गया। 10 मई को जब जहाज आखिरकार टेनेरिफ में रुका, तब तक 10 लोग संक्रमित थे और 3 की मौत हो चुकी थी। जहाज का रहस्य सुलझ गया। तो अब इस पूरी खौफनाक कहानी और उस 50% मृत्यु दर को देखने के बाद सबके दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, क्या ये हंता वायरस दुनिया की अगली ग्लोबल महामारी यानी नेक्स्ट पैंडेमिक बन सकता है? और यहीं आता है हमारा चौथा भाग, असली पैंडेमिक रिस्क, डर और हकीकत को अलग करना। देखिए, ये सच है कि किसी एक व्यक्ति के लिए इस वायरस का संक्रमण बेहद जानलेवा है, लेकिन अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो ग्लोबल रिस्क असल में बहुत कम है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक दिन की छोटी सी ट्रांसमिशन विंडो इसे बड़ी चेन बनाने ही नहीं देती। कोविड की तरह इसमें किसी 14 दिन के क्वारंटाइन की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये हवा से नहीं फैलता। WHO ने भी बहुत क्लियरली कहा है कि पूरी दुनिया की आबादी के लिए इसका रिस्क काफी कम है। तो हमें इस घबराहट और असली फैक्ट्स के बीच के इस अंतर को समझना होगा। तो फिर इससे बचा कैसे जाए, खासकर तब जब एल नीनो की वजह से चूहों की आबादी बढ़ने की पूरी संभावना हो। इसके बचाव के तरीके बहुत ही प्रैक्टिकल हैं। घरों के सारे छोटे बड़े गैप्स बंद किए जाने चाहिए ताकि चूहे अंदर ना आ सकें। जो लोग धूल भरे गोदामों या स्टोर रूम में काम करते हैं, उन्हें हमेशा N95 मास्क और ग्लव्स पहनने चाहिए। चूहों की गंदगी तुरंत और सुरक्षित तरीके से साफ की जानी चाहिए। और सबसे ज़रूरी, खाने पीने की चीज़ों को सील करके रखना और कचरा सही से डिस्पोज करना। मतलब सीधा सा है, चूहों को दूर रखना ही हमारा सबसे बड़ा बचाव है। कुल मिलाकर बात यह है कि हंता वायरस एक साइलेंट थ्रेट है। ये दशकों से दुनिया में बिल्कुल खामोशी से मौजूद है और ठीक तब हमला करता है जब हमारी जागरूकता कम हो जाती है। इस वायरस की न कोई वैक्सीन है और न ही कोई इलाज। ऐसे में हमारा सबसे बड़ा हथियार सिर्फ और सिर्फ हमारी जागरूकता और बचाव ही है। आज की इस चर्चा से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रकृति में ऐसे न जाने कितने ही अदृश्य खतरे मौजूद हैं जो बस एक छोटे से ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने आसपास पनप रहे ऐसे अन्य खामोश खतरों को देखने और उनसे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं? इस बारे में सोचिएगा ज़रूर।